जरा एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में सोचिए जो 1 अरब से ज्यादा लोगों को एक साथ जोड़े रखता है। ये सिर्फ कोई नियमों की किताब नहीं है, बल्कि हमारे देश की, भारत की आत्मा की कहानी है। तो आज हम भारत के संविधान के पन्ने पलटेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आज भी हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है। तो इस इतने बड़े और अहम डॉक्यूमेंट के सेंटर में आखिर है क्या? अगर हमें इसका दिल और आत्मा ढूंढना हो तो कहां से शुरू करेंगे? ये सवाल हमें सीधे इसके सबसे जरूरी मकसद तक ले जाता है। इस सवाल का जवाब हमें कहीं और से नहीं, बल्कि सीधे संविधान के चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर B.R. अंबेडकर से मिलता है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि आर्टिकल 32 ही संविधान का असली दिल और आत्मा है। पर क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हर नागरिक को ये पावर देता है कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक कानून नहीं, ये हर भारतीय के हाथ में दी गई एक ढाल है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये संविधान बना कैसे, फिर सरकार के 3 स्तंभों को समझेंगे। उसके बाद जानेंगे कि एक नागरिक के तौर पर हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, और आखिर में ये देखेंगे कि ये दस्तावेज आज भी कैसे जिंदा है और लगातार बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, इसकी जड़ों से। भारतीय संविधान कोई एक दिन में या अचानक से नहीं बन गया था। इसकी नींव तो दशकों के संघर्ष, बहसों और ब्रिटिश राज के दौरान हुए कानूनी बदलावों पर रखी गई थी। 1947 से पहले के ये जो कानून है ना, ये सिर्फ हिस्ट्री के डेट्स नहीं है। ये एक्ट्स असल में वो सीढ़ियां थीं जिन पर चढ़कर हमारे संविधान बनाने वाले आज़ाद भारत की इमारत तक पहुंचे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक हर एक कदम ने आज़ाद भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव डीएनए को शेप दी। और फिर वो पल आया जब भारत ने अपनी तकदीर खुद लिखनी शुरू की, संविधान सभा के साथ। जरा सोचिए, उस दौर में 389 मेंबर्स के बीच 15 महिलाएं भी थी। ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन था। BN राव जैसे कानूनी जानकारों की सलाह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पहले सिग्नेचर के साथ ये महान डॉक्यूमेंट हकीकत बन गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट तो तैयार हो गया, लेकिन अब इतने बड़े देश को चलाने के लिए एक मजबूत मशीनरी चाहिए थी। यहीं पर संविधान ने सरकार की पूरी स्ट्रक्चर को डिफाइन किया और ये पक्का किया कि पावर किसी एक हाथ में न रहे। इसके लिए पावर को 3 हिस्सों में बांटा गया। ये 3 स्तंभ हैं। विधायिका मतलब हमारी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरी है कार्यपालिका यानी सरकार, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरी है न्यायपालिका यानी हमारी अदालतें, जो कानूनों का सही मतलब बताती हैं। कमाल की बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं ताकि पावर का बैलेंस बना रहे। इसी सिस्टम को चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। अब देखिए चेक्स एंड बैलेंसेस का एक जबरदस्त एग्जाम्पल। हमारी संसद देश के सबसे ऊंचे पद यानी राष्ट्रपति तक को जवाबदेह ठहरा सकती है। आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रोसेस इतना मुश्किल बनाया गया है, शुरू करने के लिए 1/4 मेंबर्स और पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी, कि ये साफ हो जाए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूल जो दिखाता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे ऊपर है। जब भी पैसों से जुड़ा कोई बिल, जिसे मनी बिल कहते हैं, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा उसे सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों तक ही रोक सकती है। क्यों? सीधी सी बात है, लोकसभा को सीधे जनता चुनती है। तो संविधान ये पक्का करता है कि पैसों के मामले में आखिरी फैसला जनता के नुमाइंदों का ही हो। अब आते हैं एक ऐसे आर्टिकल पर जो शायद संविधान का सबसे पावरफुल और कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है, आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन। ये केंद्र सरकार को किसी भी राज्य की सरकार को बर्खास्त करने की शक्ति देता है। बनाया तो ये इसलिए गया था कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए तो उसे ठीक किया जा सके, लेकिन इस पर अक्सर राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल होने के आरोप लगते रहे हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि सरकार कैसे काम करती है, लेकिन संविधान सिर्फ सरकार के लिए थोड़ी है, ये तो हम सबके लिए है, हम नागरिकों के लिए। तो अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सीधा हमारी जिंदगी से जुड़ा है, हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य। संविधान हमें 2 तरह की चीजें देता है। एक है फंडामेंटल राइट्स, ये वो अधिकार हैं जिन्हें कोई सरकार हमसे छीन नहीं सकती, और अगर छीने तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। दूसरे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक सिद्धांत। ये सरकार के लिए एक मॉरल रोडमैप की तरह है, एक वादा कि देश को किस दिशा में आगे बढ़ाना है। तो एक हमारी ढाल है और दूसरा हमारा लक्ष्य। ठीक है, अधिकार तो मिल गए,
पर सवाल ये है कि इनकी रक्षा कौन करेगा, कैसे होगी? और यहीं पर हम वापस संविधान के दिल और आत्मा पर आ जाते हैं। और इसका जवाब है आर्टिकल 32 और न्यायपालिका के सुपर पावर्स, जिन्हें हम रिट्स कहते हैं। ये सिर्फ अदालती ऑर्डर्स नहीं है। सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस जैसा रिट जारी करता है तो वो सीधे सरकार को आदेश देता है कि किसी भी अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत पेश किया जाए। यही रिट्स हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ कागज पर लिखे वादों से ज्यादा एक जीती जागती हकीकत बनाते हैं। लेकिन बात सिर्फ अधिकारों की नहीं है। नागरिक होने का मतलब जिम्मेदारियां भी हैं। इसी सोच के साथ 1976 में संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये हमें याद दिलाता है कि जिस तरह हमारे अधिकार हैं, उसी तरह इस देश के प्रति हमारे कुछ फर्ज भी हैं, जैसे अपने पर्यावरण की रक्षा करना और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। और आखिर में शायद सबसे जरूरी बात, हमारा संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। नहीं, ये एक जिंदा चीज है, एक बहती हुई नदी की तरह, जो वक्त के साथ खुद को समाज की जरूरतों के हिसाब से ढालती है। और ये बदलाव सिर्फ कहने के लिए नहीं है। जरा सोचिए, 61th अमेंडमेंट ने देश के करोड़ों नौजवानों को 18 साल में वोट देने का हक दिया। इसने तो लोकतंत्र का मतलब ही बदल दिया। या फिर 101वें अमेंडमेंट को देखिए, जिसने जीएसटी लाकर पूरे देश के टैक्स सिस्टम को एक नई शक्ल दी। हर अमेंडमेंट भारत की बदलती कहानी का एक नया चैप्टर है। जैसा कि इस चार्ट में देख सकते हैं, हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस को खंगाला। इसका ढांचा तो 1935 के एक्ट से आया, लेकिन हमने अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स का आइडिया लिया, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज का और ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम का। ये दुनिया के बेस्ट आइडियाज को लेकर उन्हें भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढालने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। 73वें अमेंडमेंट ने तो लोकतंत्र को सचमुच भारत के गांवों तक पहुंचा दिया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलने का मतलब था पावर को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर भारत के गांवों तक पहुंचाना। अब गांव के लोग खुद अपने फैसले ले सकते थे कि उनके स्कूल, सड़कें और तालाब कैसे बनेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो संविधान क्या है? ये सरकार चलाने का एक ब्लूप्रिंट है, हम नागरिकों के लिए अधिकारों का एक चार्टर है और एक देश के तौर पर हमारे सपनों का एक विजन है। पर एक सवाल उठता है, 75 साल पुराने इस डॉक्यूमेंट में आज भी इतनी जान, इतनी पावर क्यों है? इसका राज इसके शब्दों में नहीं, इसकी आत्मा में है। ये डॉक्यूमेंट सांस लेता है, ये हमारे समाज के साथ ग्रो करता है और हमारी बदलती जरूरतों के साथ खुद को बदलता है। यही इसकी असली ताकत है। और यही सोच हमें भविष्य की तरफ ले जाती है। आज जब भारत 21वीं सदी की नई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो हमारा ये फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट, हमारा ये संविधान आगे का रास्ता कैसे दिखाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाली पीढ़ियां देंगी और इस जिंदा दस्तावेज के सफर को आगे बढ़ाएंगी।